सर, ये मार्स पर कैसे जाते हैं? तुम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो? अचानक से हमारी क्लास में हमारे प्रिंसिपल सुधीर जी सर आ जाते हैं। और शेखर जी, क्या चल रहा है? सर, एक सवाल आया है। क्या? ये पूछ रहा है कि एस्ट्रोनॉट कैसे बनते हैं, मार्स पर जाना चाहता है। मार्स पर? कौन जाना चाहता है मार्स पर? ये। अरे, नाम क्या है तुम्हारा? सर, चिमन। अरे, पूरा नाम क्या है? सर, चिमन दास रामेश्वर सहाय। तो तुम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो, मार्स पर जाना चाहते हो? यस सर, ये मेरा सपना है, तभी मैंने साइंस मैथमेटिक्स लिए। अच्छा, तो ये बताओ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम सुना है तुमने? जी हाँ सर, उनका नाम किसने नहीं सुना, फर्स्ट मैन ऑन मून। लेकिन ऐसे ही नहीं बने वो फर्स्ट मैन ऑन मून। 5 अगस्त 1930 को जन्म हुआ था उनका। स्कूलिंग के वक्त स्टडी के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी हमेशा आगे रहे और सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उन्हें पायलट लाइसेंस मिल गया। और उसके बाद 1949 में, यानी कि 19 साल की उम्र में, वो मिडशिपमैन से नेवल एविएटर बन गए, नेवी में। ये काम उन्होंने 1949 से 1952 तक किया, जिसमें फाइटर पायलट थे वो। आई बात समझ में? जी सर, और उसके बाद उन्होंने नासा ज्वाइन कर लिया। ये किसने कह दिया तुमसे? अरे, तब तक तो नासा का स्टैब्लिशमेंट भी नहीं हुआ था। 1952 से 1955 तक अपनी ग्रेजुएशन पूरी की एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर, और उसके बाद 1955 में एक कम्युनिटी ज्वाइन की जिसका नाम था नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स, यानी कि NACA। उसके बाद 3 साल तक वहाँ काम करने के बाद 1958 में सिविलियन स्पेस प्रोग्राम्स को बढ़ावा देने के लिए एक एजेंसी बनी जिसका नाम था नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि NASA, नासा। और बाद में ये NACA नासा का पार्ट बन गया। और वहाँ पर भी 4 साल काम करने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद, 1962 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग का स्टेटस एज ए एस्ट्रोनॉट बदला। अच्छा, ये बताओ, मून पर लैंड कब हुए थे वो? सर, वो डेट तो मालूम नहीं सर। इसी महीने में लैंड हुए थे, यानी कि जुलाई 1969। यानी एस्ट्रोनॉट बनने के बाद भी 7 साल इंतजार करना पड़ा उन्हें इस मिशन का। और उसके बाद 1970s में भी वो एज ए प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते रहे। आया कुछ समझ में? जी सर, क्या समझ में आया? जी, वो रुको। नलिनी बेटा, जरा खड़े हो ना। इसमें नलिनी खड़ी हो जाती है। इसे देखो, इसका नाम 10th बोर्ड में टॉप 30 रैंक्स में आया है, मेरिट में। तुम्हारा कितना रिजल्ट रहा? सर, वो 84%। कितना? नहीं, आई मीन 83.83%। हाँ, तो अब इस 83.83% को 95% प्लस रिजल्ट में बदल दो। ऐसा समझो, द वे ऑफ मार्स इज मेरिट टू मार्स। ऐसा मान लो कि ये स्कूल नहीं है, तुम्हारा लॉन्च पैड है, और यहीं से तुम्हें टेक ऑफ करना है मार्स की। इसके अंदर फ्यूल की जरूरत तो पड़ेगी। तो फ्यूल क्या है तुम्हारा? सर, नॉलेज। ना, नॉलेज तो है ही, लेकिन उससे भी पहले जरूरी है मेरिट। तो लग जाओ काम पर आज से ही, बैठ जाओ। अब मैं भी ओके सर बोल के बैठ गया। बस यही तो चाहिए लाइफ में। मुझे लगा मेरे सपने में किसी टीचर को इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो सीधे प्रिंसिपल ने ही साथ दे दिया। अब मैं स्कूल को कहाँ छोड़कर जाने वाला था? मैं तो यहीं पढ़ूंगा। यहाँ पढ़ने का डिसीजन तो मैंने प्रिंसिपल सर की स्पीच से ले लिया था, लेकिन मैंने शायद इसके दूसरे पहलू की पहचान नहीं की थी। दूसरा पहलू थोड़ी देर के अंदर बताता हूँ, वो भी पता चल जाएगा। अब ये बात भी एक सच है कि मेरा ये पूछा हुआ सवाल मेरे साथ अब 2 साल रहने वाला है। कोई भूलने थोड़ी देगा मुझे, ये सबके सब याद रखेंगे इस चीज़ को। यहाँ जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट बैठे हैं वो इसी क्लास में बैठेंगे, और जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी मिला के वो सब दूसरी वाली सीढ़ियों के बगल वाली क्लास में बैठेंगे। और जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो साइंस वालों के बगल वाली क्लास में, यानी कि साइड वाली क्लास में बैठेंगे। आपके सब्जेक्ट्स के टीचर अपने पीरियड्स के हिसाब से आएंगे और आपसे इंटरेक्शन करेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। और फिर क्या, हम अपनी अपनी क्लासेस की ओर बढ़ चले।
क्लासेस के बाहर सब्जेक्ट्स की और उनके पीरियड्स की लिस्ट लगी हुई थी, जिसमें पहला पीरियड फिज़िक्स का था, यानी कि शेखर जी का, जो कि इन सभी बातों के अंदर और असेंबली के अंदर पूरा हो चुका था। अब ये इंसिडेंट तो अभी अभी हुआ था, तो मैं किसी की नज़रों में नहीं आना चाहता था, इसलिए मैं क्लास में जल्दी पहुंचा और जाकर राइट साइड वाले कोने में जाके बैठ गया। और गुड्डू भी मेरे पीछे पीछे आया और मेरे जस्ट आगे वाली सीट पर आके बैठ गया। कहा है गो चिमन भाई, हम इतना पीछे आके काहे को बैठे हैं? अरे यार, बस मेरा मन था क्लास में सबसे पीछे बैठने का। मैं यहाँ सबसे बचने के लिए आया था, मगर मुझे क्या मालूम था कि यहाँ पहले से एक मुसीबत मेरा इंतज़ार कर रही थी। शैतान की सौतेली औलादें, द बैक बेंच। देखिए, क्लास में बैठने के हिसाब से स्टूडेंट्स की कुल 4 प्रजातियाँ होती हैं, यानी कि 4 कैटेगरियाँ होती हैं। पहले होते हैं फर्स्ट बेंचर, जो सबसे आगे बैठते हैं, टीचर की नज़रों में आते हैं। दूसरे होते हैं मिडिल बेंचर्स, जो कि बीच में बैठते हैं, ठीक है। और उसके बाद आते हैं बैक बेंचर, जो सबसे पीछे बैठते हैं, या यूँ कह लो सबसे पीछे लेटते हैं। ये सब कर लेते हैं वहाँ पे। और जो चौथी प्रजाति होती है, उसको मैं पर्सनली कहता हूँ लट्टू, यानी कि वो लोग जो फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच तक घूमते फिरते रहते हैं। और कभी कभी तो ये लोग क्लास के बाहर भी घूमते रहते हैं, मतलब ये कहीं भी पाए जा सकते हैं, पानी के नल पे, टॉयलेट में, क्लास में, दूसरी क्लास में, सिवाय प्रिंसिपल ऑफिस के ये हर जगह पाए जाते हैं। अब देखिए, हमारे साइंस सेक्शन में कुल 45 बच्चे थे, जो कुछ इस हिसाब से बैठते थे। यहाँ पर क्लास का गेट था, क्लास में 2 खिड़कियाँ थी, एक यहाँ विंडो 1, दूसरी पीछे की तरफ थी, लेकिन मेरे पास थी विंडो 2। आगे बोर्ड लगा हुआ था। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, यहाँ पर सारे के सारे लड़के बैठते थे, और ये पीछे वाली बड़ी सी रो में सारे बैक बेंचर्स बैठते थे, और इस हिस्से में लड़कियां बैठती थी। डेफिनेटली ऐसा ही होगा। मैं अपनी सीट पर बैठा ही था कि एक बैक बेंचर मेरे पास आया। इसका नाम था विक्रांत जाट। इन सब बैक बेंचर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इनके मुंह से कुछ भी कर लो, हिंदी निकलेगी ही नहीं, हमेशा मारवाड़ी ही बोलेंगे। अब देखिए, राजस्थान की जो लैंग्वेज है वो राजस्थानी है, मारवाड़ है। डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन कम से कम क्लास में तो मत बोलो यार। आप विक्रांत जाट की पर्सनैलिटी का पता इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे कोई सुपारी किलर होता है ना, जीरो इमोशन, इमोशनलेस, भाव शून्य आदमी जो चुपचाप खड़ा रहता है। शुरुआत में तो हार्मलेस लगता है, लेकिन अचानक से फिर मार देता है। ऐसा ही था विक्रांत जाट। मेरे पास आकर के खड़ा हुआ और एक टक मेरे को देखने लगा। काफ़ी देर तक वो मुझे देखता रहा, यानी कि 2-3 मिनट तक। उसके बाद मैंने ही उससे पूछा, यस, एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम? कौन सी प्रॉब्लम छे? मैंने कहा, जी कहीं। इतने में एक और बैक बेंचर पीछे से आया। इसका नाम था गर्वित शर्मा, जिसको गोंटी गोंटी कहा जाता था। तो गोंटी ने दूर से ही आवाज़ लगाई आते वक्त, रे विक्रांत, खाया चाल से ताका, पहले ही दिन आगो तू। वो पहुंचा उसके पास, तो विक्रांत ने कहा, अरे कांडी, मैं तो आगो, तू कहीं कर रहे छे? कहीं कर रहे छे? क्लास में तो आवलो ना। ये मैं यहाँ पूछ रही हूँ, तू 10th क्लास पढ़ लियो कहीं? हाँ भाई, मैं तो पढ़ लियो। कितनी % आई? 47%। गोंटी की पर्सनैलिटी ऐसी थी जैसे 3 से 5 चोरों का ग्रुप होता है ना, उसके अंदर जो सबसे पतला सा और सबसे लंबा सा आदमी होता है ना, बस उसे देखकर आपको लगे कि भाई अपना टिफिन बॉक्स इसको दे दो। तो वो उसी तरह था, मतलब उसके अंदर हमेशा उसके शरीर में एक भूख नजर आती थी कि भाई इसको दे दो यार। तो गोंटी ने पूछा, थारी कत्ती आई? मारी तो 53 आई है यार। सही है यार, 2nd डिवीजन आ गो। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों इस गुड्डू को चुल मची। इसने पूछ लिया कि भैया आपकी 47% आई है, उसके बाद भी आपने साइंस ले लिया की? तो गोंटी थोड़ा सा गुस्से में आ गया, तो 47% से तो साइंस कौन ले सके कहीं? नहीं मामा, मतलब ये था कि मिनिमम 75% तो होनी चाहिए ना साइंस के लिए। कौन बोले हो तने? विक्रांत ने पूछा। नहीं, मैंने ऐसा सुना है कि ऐसा कोई रूल है ना कि 73% तो होनी चाहिए साइंस के लिए। ना थारी कत्ती थी %, ये बता।
जी हमारी हमारी 77% बनी है, 77। हाँ, जो था कि 77% आ गई तो तू ले सके साइंस और मैं ना ले सकूं। नहीं नहीं, मैं ये, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। इतने में पीछे से एक और बैक बेंचर आया जिसका नाम था निरंजन पूनिया। अब निरंजन पूनिया की पर्सनैलिटी के बारे में आपको बता दूं कि जैसे आपको गोंटी के शरीर में एक भूख नजर आती है, वैसे ही निरंजन पूनिया की आंखों में एक प्यास नजर आती है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि ये हमेशा से प्यासा है किसी न किसी चीज का। किस चीज का प्यासा है ये तो यही जाने। रे विक्रांत, पीछे से पूनिया जी ने आवाज लगाई तो गोंटी बोला, रे पुनिया जी आओ आओ। अरे 2 महीना से दिखा को नहीं, कहीं हालचाल लोग लुगाइया ठीक जे? अरे लोगा का तो ठीक छे, लुगाइया यार तू बता दे। विक्रांत बोला, तो बस चल रही छे भाया, तू बता कहीं चर्चा चल रही छे? तो गोंटी बोला, अरे ये कह रहे से कि साइंस के वास्ते 75% प्लस लागे, हमारी 47 से, तो अबारे कहे कि तू निकल जा क्लास से। कौन पूछ रहे हो छे? पुनिया जी बोले, यो ठिकड़ो कहीं नाम छे रे थारो? गुड्डू नाम है हमारा, और एक तो आप इज्जत से बात कीजिए, और हमने ये नहीं कहा कि आप क्लास से निकल जाइए। ओ अठे गुड्डा गुड्डी को खेल चाल रहे हो जे, कहीं आने इज्जत चाहिए जे, पुनिया जी ने कहा। अब जब मुझे लगा कि ये लोग बेचारे गुड्डू पर हावी हो रहे हैं तो मैंने बीच में थोड़ा सा संभालने की कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने इंग्लिश में संभालने की कोशिश की। तो मैंने कहा, एक्सक्यूज मी गाइस, आई थिंक इट नीड्स टू बी कूल डाउन। एक्चुअली ही डिडंट मीन दैट, ही वाज जस्ट क्यूरियस अबाउट यू, सो यू गाइस प्लीज टेक ए चिल पिल। मजा ही मजा है। रकांडी जो काई आइटम चेहरे, पुनिया ने पूछा। तो कांटी बोला, विदेशी ला गया मैंने तो विक्रांत बोला, अरे ना रे, ये तो मंगल ग्रह वालों छे। मंगल वालों? हाँ, दूसरे ग्रह से आयो छे, मंगल ग्रह से। ओ भाई कई नाम छे याको? वो तो कांटी बोला, या बाच चिंगम, चिंगम नाम छे याको। तो गुड्डू फिर बोला, ओ भैया इनका नाम चिमन है, और आपको क्या मतलब है? आप जा करके अपनी जगह पे बैठिए ना। या देख या उंदरी पेर हो चकरी छे, गोंटी बोला। तो विक्रांत बोला, ओ गुडिया काई छे थारे? थारे से बोलियो के चुपचाप बैठो रे, न तो डे बाढ़ दिलो तने। इस बार फिर से मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। अरे भाई क्या मसला है आप लोगों के साथ? आपसे कहा ना इसका वो मतलब नहीं था, वो बस पूछ रहा था। यार मैंने समझ में कोनी आ रही है कि को चक्कर कहीं छे। ई से बोलो तो ये उचके, ऊ से बोलो तो ई उचके, पुनिया बोला। तो गुड्डू बोला, अरे भैया बस इतना ही वो बोला था कि मेरी नज़र क्लास के दरवाजे पे पड़ गई थी, क्योंकि वहाँ पर हमारे हिंदी के सर श्री हरि प्रसाद चांदोलिया जी खड़े होकर काफ़ी देर से ये सब कुछ देख रहे थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हरि प्रसाद चांदोलिया जी जो थे वो हमारे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल थे। वाइस प्रिंसिपल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुधीर जी की गैरहाजिरी में यही स्कूल को चलाते थे, क्योंकि राघव जी तो इतने पढ़े लिखे थे नहीं, ये सारे के सारे काम कर लेते थे, बड़े ही मल्टी टैलेंटेड आदमी थे। इनके बोलने का अंदाज भी बड़ा निराला था, और इनका काफ़ी प्रभाव मेरी ज़िंदगी में पड़ा है। तो ये जब भी बोलते थे तो शुद्ध हिंदी के शब्द बोलते थे और कहावतों का भी यूज़ करते थे। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ सारे के सारे। ये पीछे क्या चल रहा है? रे पुनिया क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, बस बैठा छे। वो सब खबर छे मने। क्यों लड़ रहे हो नए स्टूडेंट्स के साथ? अरे गर्वित कहीं समस्या तारी? अरे गुरुजी कोई समस्या को नहीं, आपा तो परिचय कर रहा नया स्टूडेंट्स हूँ। इंट्रो तू कहीं करे लो रे इंट्रो लेके? और किन्ने बाढ़ दे रे तू विक्रांत? सर किन्ने नहीं, बैठ जा बार। और हाँ तुम, क्या नाम है तुम्हारा? सर गुड्डू नाम है हमारा। यहाँ पढ़ने आए हो कि लड़ने आए हो? नहीं सर हम तो पढ़ने आए हैं, लेकिन ये लोग, हाँ पता है मुझे। वैसे तुम इतना पीछे आके क्यों बैठे हो? आओ, श्याम सिंह की हाइट के हो ना तुम, आके श्याम सिंह के पास बैठो फ्रंट रो में। चलो भाई, गुड्डू तो इनके बीच में से निकल गया। वैसे सर मेरी ओर भी देख रहे थे, शायद मुझसे कुछ कहना भी चाहते थे, लेकिन मेरी शक्ल देखकर उन्हें लगा कि मैं इस झगड़े में हिस्सा नहीं ले रहा हूँ। ये शायद मेरी शक्ल का सबसे बड़ा बेनिफिट था कि मैं किसी भी तरीके से कल्प्रिट नहीं लगता था, हमेशा विक्टिम ही लगता था, यानी कि पीड़ित ही लगता था। लेकिन सच तो ये भी था कि मुझे भी इनके बीच से निकलना था और आगे जाके बैठना था, कम से कम मिडिल बेंचर्स में जाके बैठना था, क्योंकि वहाँ सम्राट था और मनीष भी था, तो हेल्प मिल सकती थी।
बाकी मैं आपको श्याम सिंह के बारे में बता दूं कि श्याम सिंह हमारे तीसरे टॉपर थे स्कूल के 87% के साथ। और श्याम सिंह की हाइट और गुड्डू की हाइट बराबर थी। श्याम सिंह को देखकर आपके दिमाग में जो सबसे पहली चीज आएगी वो आएगी खरगोश यानी कि 8वीं क्लास का बच्चा। लेकिन श्याम सिंह जितने छोटे थे उतना ही बड़ा उनका दिमाग था। चाचा चौधरी के दिमाग वाले थे। खैर, उनकी बात भी बाद में करेंगे। तो हरीश जी ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, तो आप लोग गिरते पड़ते फिसलते 10th क्लास पास करके 11th में आ ही गए, और कुछ नए बच्चे भी आए हैं, काफ़ी उम्मीदें लेके आए होंगे, बैनर देख के भी आए हैं। अब 10th तक की पढ़ाई और 11th 12th की पढ़ाई में काफ़ी अंतर है। कुछ लोगों को लग सकता है कि यहाँ फिर से वही सिलेबस पूरा करना है, टेस्ट देने हैं, ओरल टेस्ट देने हैं, एग्ज़ाम देने हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स देने हैं। फ़र्क क्या है? पहले भी तो यही किया है। ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी ये अलग है। अब कोई दो चीज़ें जो एक जैसी हैं उन्हें अलग कैसे समझा जाए, मतलब वो अलग कैसे हो सकती हैं? तो उसका जवाब है आपका नज़रिया। आपका नज़रिया आपको अलग बनाता है। एक चीज़ को लेकर नज़रिया अलग कैसे हो सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। अब आप लोग मेरे साथ एक इमेजिनेशन कीजिए कि यहाँ पर एक तिराहा है, यानी कि एक ऐसा रास्ता जिसमें 3 रास्ते निकलते हैं। जैसे चौराहा होता है वैसे ही तिराहा होता है, और तिराहे पे एक हलवाई की दुकान खुली हुई है। ठीक है, ये हलवाई की दुकान बड़ी फेमस है, शुद्ध माल यहाँ बना करके दिया जाता है, और यहाँ के टाउन के लोग यहाँ पर खाना खाते हैं या नाश्ता करते हैं। जैसे कि ऑफिस जाने वाले लोग, स्टूडेंट्स, राहगीर, कोई भी हो सकता है। तो हमेशा की तरह एक दिन यहाँ पर सुबह सुबह का समय था और ऑफिस जाने वाले लोग यहाँ पर नाश्ता कर रहे थे। उन नाश्ता करने वालों में से एक शायर भी थे, लेखक भी कह सकते हैं उन्हें, और वो शायरी भी करते थे। तो जब वो नाश्ता कर रहे थे तो हलवाई ने एक बहुत बड़ा दही का बर्तन बाहर निकाल के रखा था। उस दही के बर्तन को देख के कहीं से बहुत दूर से एक कौवा आया। उस कौवे की नजर पड़ गई उस पर। काला कौवा, सफेद दही। क्या किया? हमला कर दिया। आया और आकर के दही के बर्तन पे बैठ गया और उसे झूठा कर दिया। अब चूंकि दही तो सबके सामने पड़ी थी, सबकी नजर पड़ गई, तो पता चल गया कि भैया अब ये तो कौवे का झूठा है, कोई खाएगा नहीं। इतने में हलवाई को बड़ा गुस्सा आया कि उसकी वजह से दही का नुकसान हो गया। तो गुस्से गुस्से में ही उसने उठाया एक पत्थर और फेंका कौवे की तरफ, और बाई चांस वो पत्थर जाके उस कौवे को लग गया। अब जैसे ही वो पत्थर उस कौवे को लगा, वो कौवा नीचे गिरा और मर गया। ये सारी चीजें सब लोगों ने देखी। उस लेखक की भी नजर उसके ऊपर पड़ी, और ये देख के उनके मन में एक विचार आया, तुरंत एक विचार आया, और उन्होंने उस तिराहे पे बोर्ड लगे हुआ था एक, उस बोर्ड के ऊपर जाके अपनी कलम से लिख दिया कि काग दही पर जान गवाए। खड़ी लैंग्वेज में लिखा था उन्होंने। इसका मतलब था यानी कि काग यानी कि कौवा दही के चक्कर में मारा गया, काग दही पर जान गवाए। ये विचार उनके मन में आया इस इंसिडेंट को, इस इवेंट को देखने के बाद। ठीक है साहब, वो तो चले गए खा पी के। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, घंटे भर के बाद एक और ऑफिस जाने वाले व्यक्ति जो कि बड़े बिजी रहते थे वहां पहुंचे। वो पूरा दिन भर सिर्फ ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स में बिजी रहते थे। उनके बॉस कभी कहते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट भी आज तैयार कर दो, वो डॉक्यूमेंट भी आज तैयार कर दो। इसकी वजह से वो त्रास रहते थे, परेशान रहते थे, और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। और यहाँ आके हलवाई की दुकान पे आके कुछ खाते थे और अपना जो दुख है वो उसको हल्का करते थे लोगों के साथ। अब अचानक से उनकी नज़र पड़ी उस बोर्ड पर जिस पर लिखा था कि काग दही पर जान गवाए। अब उन्हें इसका मतलब तो समझ में नहीं आया, लेकिन उसके अंदर उन्होंने अपनी चीज़ देख ली। तो अचानक से अपना नाश्ता छोड़ के उठे और चले गए उस बोर्ड के पास, और उस लाइन के नीचे एक लाइन और लिख दी, कागद ही पर जान गवाए। मतलब उस दह को वो यहाँ ले आए और उससे उन्होंने अपनी व्यथा वहां ली। देख सकते हैं आप लोग नजरिया। ठीक है साहब, थोड़ी देर बीती, दोपहर के 12-1 बज गए, और वहां से उस तिराहे की एक गली से, एक सड़क से भागता हुआ एक नौजवान आया और उसके पीछे एक भीड़ भाग गई। उस भीड़ ने उस नौजवान को उस तिराहे पे पकड़ा और बहुत बुरी तरीके से पीटा। इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि वो तो कोई आशिक था
जो कि लड़की के चक्कर में था, और लड़की के बिरादरी वालों ने इसे बहुत कूटा, इतना कूटा कि भाई बीच के 2 दांत तोड़ दिए, उसकी टांग तोड़ दी, और हाथ भी तकरीबन फ्रैक्चर तो हो ही गया हो। अब भाई साहब बहुत बुरी हालत हो गई, किसी ने साथ दिया नहीं। लड़की छेड़ोगे तो यही होगा, लड़की के चक्कर में तो यही होता है। ठीक है, अब जैसे ही वो वहाँ पड़ा था तो उसकी नज़र भी उस बोर्ड के ऊपर पड़ गई। अब बोर्ड के ऊपर उसकी नज़र पड़ी तो उसको ऊपर वाली 2 लाइनों का तो मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन वो रेंगता कैसे करके उस बोर्ड के पास गया और उसने उस बोर्ड पे नीचे एक और लाइन लिख दी। उसने लिखा कि का गदही पर जान गवा, यानी कि इस बार जो ग था वो इस तरफ चला गया। तो इससे आप लोगों को क्या समझ में आया कि दुनिया में कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हमें उनका मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन उसमें हम अपना नजरिया देख लेते हैं। तो इसी तरीके से आपकी 10th और 11th 12th की स्टडी आपस में अलग है। आपको अपना नजरिया बदल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ये डिसाइड करेगा कि आप आगे कहाँ जाओगे। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि किसी भी चीज के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। 1 मिनट, पहलू, इसी पहलू की मैं बात कर रहा था जब प्रिंसिपल साहब स्पीच दे रहे थे। एक बार फिर से रिमाइंड में चलते हैं। यहाँ क्या हुआ था? यहाँ क्या सर ने मुझे मार्स पे जाने के लिए प्रोत्साहित किया था? नहीं, सर ने एक्चुअली सिंपली अमूल बटर की मार्केटिंग की थी। अमूल बटर का नाम तो आपने सुना ही होगा। अमूल बटर जो है वो टाइम देख करके मार्केटिंग करता है। सबसे बेस्ट मार्केटिंग अमूल बटर वालों की होती है। एक एग्जांपल देता हूँ। जब साल 2014 में हमारे इसरो ने एक मंगलयान 450 करोड़ में मार्स पे भेजा था, तो उस मिशन का नाम रखा था मॉम। तो ये सब कुछ देख के अमूल बटर वालों ने अपनी एक ऐड बनाई जो कि कुछ इस तरीके से थी, मंगल खाना, मॉम्स लव इट। मतलब जो चल रहा है उसके हिसाब से आप मार्केटिंग कर दो। वहीं पे एक और ऐड उन्होंने बनाई जो कि कुछ इस तरीके से थी, जिसमें लिखा हुआ है कि इसे रोज खाओ, यानी कि इसरो। नीचे लिखा है ये चीज बड़ी है मस्त मार्स। तो ये मार्केटिंग ही थी जो इस वक्त प्रिंसिपल सर ने मेरे साथ की थी। इस मार्केटिंग के अंदर उन्होंने मुझे ये कहा कि तेरे पास एक पैम्पलेट है, एक रैपर है कि तू मार्स पे जाना चाहता है, ये तेरा सपना है, और मेरे पैम्पलेट को रैपर बना के अपने प्रोडक्ट पे लपेटा और मुझे बेच दिया। यही होता है द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे सपने बेचे और खरीदे जाते हैं। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो सपना आप खरीदते हो वो ना कभी आपका था, ना है, और ना ही होगा। खैर, ये बात मुझे उस समय तो समझ में नहीं आई थी, क्योंकि स्पीच ने मेरा दिमाग जो कवर कर लिया था, ये बात मुझे आगे जाके समझ में आई थी। तो खैर, कहानी पे वापस आते हैं। तो हरी जी ने पूछा, तो क्या समझ में आया इस एग्जाम्पल से? अपना नज़रिया बदलो। देखो, आज तुम्हारे इंग्लिश वाले टीचर तो आए नहीं है, तो तुम अपनी किताब आरओ निकालो और उसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं ये देखो। तो सर ने अचानक से मुझे कहा कि हे, क्या नाम है तुम्हारा? सर चिमन। खड़े हो जाओ, आरओ निकालो। मैंने आरओ निकाली। पढ़ो, कौन कौन से चैप्टर हैं इसके अंदर? सर नमक का दारोगा, मियां नसीरुद्दीन, अप्पू के साथ ढाई चाल, विदाई संभाषण, गलता लोहा, स्पीति में बारिश, रजनी और जामुन का पेड़। तो अब तुम्हें करना यह है तुम लोगों को कि अगला जो 1 घंटा है उसके अंदर नमक का दारोगा पढ़नी है, और अगर जिसका पहला चैप्टर हो जाए उसको अगला चैप्टर यानी कि मियां नसीरुद्दीन पढ़ना है। समझ रहे हो? मैं साइड वाली क्लास के अंदर बैठा हूँ। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि आज तुम ये पाठ पढ़ोगे और कल मैं तुमसे इसके क्वेश्चंस पूछूंगा। हाँ, मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है? और दूसरी चीज, हाँ भाई चिमन, नमक के दारोगा के लेखक का नाम क्या है? पढ़ो। सर मुंशी प्रेमचंद। कलमराज मुंशी प्रेमचंद जी। सिर्फ अंग्रेजों की इज्जत मत किया करो, अपने लोगों की भी इज्जत किया करो, काफी बड़े राइटर हैं। तो आप लोगों को इसके लेखक का नाम भी याद करना है, और मैं कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं, तो अच्छी तरीके से पाठ को पढ़ना, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग अगला 1 घंटा पाठ पढ़ते रहे, और 1 घंटे के बाद यानी कि 11:30 बजे बेंक बज गई, यानी कि ये हो गई रिसेस, इंटरवल हो गई, और हम लोग नीचे पहुंचे। अब देखिए, गुड्डू ने मेरे लिए जो बीच में बात की थी, इससे मुझे पता चल गया था कि ये जो है मेरे साथ लंबा रहने वाला है।
अब हम लोग जाकर के स्कूल के एक ऐसे गेट के पास खड़े हो गए, वो गेट हमेशा बंद रहता। तो मैं और गुड्डू साथ में खड़े थे, तो गुड्डू ने मुझसे कहा, क्या भैया एकदम बदतमीज लोग हैं यार ये क्लास में, सालों को बात करने की भी तमीज़ नहीं, नाम ढंग से लेना जानते हैं, एकदम गंवारों की तरह बात करते हैं। अरे यार पुराने लोग हैं ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा है ना रिलायबल जोन बन गया उनके लिए, थोड़ा अपने लिए भी हो जाएगा तो अपनी भी दोस्ती हो जाएगी। अरे नहीं यार, फिर भी बोलने की समझ तो होनी चाहिए ना यार, ऐसे कैसे बात करते हैं। नहीं वो आपकी बात सही है गुड्डू भाई, लेकिन क्या कर सकते हैं, एडजस्ट तो करना ही है हमें। तो आप क्या सोच रहे हो कि आप यहीं पढ़ोगे? हाँ लग तो रहा है यहीं पढ़ लूँगा, अच्छी जगह लग रही है। और आप क्या सोच रहे हो भैया? मैं भी यही सोच रहा हूँ यार, अच्छा लगा मुझे प्रिंसिपल सर ने मेरे इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लिया। तो हाँ यार सर को नॉलेज तो बहुत है कि आपको सब कुछ नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में बता दिया। हाँ ये सारी चीज़ें बता दी। तो तुम खाना नहीं लाए क्या? नहीं भैया मैं आज के दिन खाना नहीं लाया, आज तो मैं ऐसे ही आया था कि भाई पहले दिन है, अपन देख लें कि किस तरीके से। अब तक तो टीचर सारे सही लग रहे हैं, जब होगा तब देखेंगे। इस तरीके से इंटरवल का टाइम भी पास हो गया और हम लोग ऊपर गए। हम लोग लास्ट में होने की वजह से सबसे लेट पहुंचे थे क्लास में, और जैसे हम लोग क्लास के अंदर एंटर हुए तो मेरे एंटर होते ही सब लोग मेरे पे हंसने लगे। पीछे वाले बैक बेंचर्स ज़्यादा ही हंस रहे थे, मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो गुड्डू ने मुझसे कहा, अरे चिमन अरे पीछे देख, ब्लैक बोर्ड पे मेरा नाम कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है और मेरे नाम के नीचे कुछ ये लिखा हुआ है, यानी कि चिमनदास से बना चरस। अब जा कर के आप में से कोई राइटर के पास जाओ और उसको कहो कि हो सकता है कि नेम में कुछ ना रखा हो, लेकिन निक नेम में बहुत कुछ रखा था। मैं अपनी सीट पे बैठा था और मेरा नाम लिखा हुआ था, और क्लास जो थी वो कंटिन्यूसली मेरे ऊपर हंस रही थी। मैं सोच रहा था कि मैं जाके मिटाऊं। गुड्डू को भी इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अचानक से मैंने देखा कि धनराज गुज्जर भागता हुआ क्लास के अंदर आया। अरे आगो 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 आगो, अरे कौन आगो? अरे प्रभु आगो प्रभु।